गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे जो कौटिल्य का जो राजा था, राजा किस प्रकार का होना चाहिए था, राजा के क्या कर्तव्य होंगे, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और एक राजा के द्वारा जिस मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है उस मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ये कहा गया था कि राजा को इस बात का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने मंत्रिपरिषद का गठन करते समय, क्योंकि राजा के बाद यदि राजा को अपने कार्यों का संचालन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है, और उस मंत्रिपरिषद में जब राजा के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन किया जाए तो राजा को या स्वामी को विशेषकर ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि वह अपने मंत्रिपरिषद के अंतर्गत योग्य और अनुभवी व्यक्तियों के अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें। ऐसा ना हो कि राजा के द्वारा अपने मंत्रिमंडल में चापलूसखोर या अयोग्य व्यक्तियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर ले, जिससे कि प्रशासन का सही तरीके से संचालन नहीं हो सकता। राज्य में एक प्रकार से भ्रष्टाचार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए राजा को विशेषकर ये ध्यान रखना चाहिए कि योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें। ये यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब देखिए बात करते हैं हम प्रशासनिक व्यवस्था की। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत देखिए ये बात है कि राजा और मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त यदि हम लोग बात करते हैं तो संपूर्ण जो कार्यों का संचालन है वो एक प्रशासन तंत्र के द्वारा किया जाता है। और इस प्रशासनिक तंत्र को कौटिल्य के द्वारा कुल 18 भागों के अंतर्गत डिवाइडेड किया गया है। इन 18 विभागों के अंतर्गत संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को बांटने का कार्य कौटिल्य के द्वारा किया गया है, और इसको इन्होंने नाम दिया था तीर्थ। इन 18 विभागों को नाम दिया, उनके द्वारा नाम दिया गया, तो ये तीर्थ है। अर्थात अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक मंत्रिपरिषद होता, मंत्रिपरिषद के अंतर्गत वो विभागीय काम करेगा, और उन प्रत्येक विभाग के अंतर्गत एक एक विभागाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, और उन विभागाध्यक्ष के नीचे भी क्रम के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। अर्थात इनका एक सिस्टम होगा। मंत्रिपरिषद के अंडर में विभागीय अध्यक्ष होगा, विभागीय अध्यक्ष के अंतर्गत छोटे छोटे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उनकी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन ये कहा गया कि इन सभी कर्मचारी और अधिकारियों की नियुक्ति करते समय विशेषकर ये ध्यान रखना चाहिए कि इनके अंतर्गत योग्य और अनुभवी व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक अधिकारियों के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रशासनिक अधिकारियों के अंतर्गत यदि योग्य व्यक्तियों का आप चयन करते हो तो निश्चित रूप से जो आप अपना जो लक्ष्य रख रहे हो कि राज्य के अंतर्गत एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का जो कार्य आपके द्वारा किया जाएगा वो आप तभी हासिल कर सकते हो जब आप योग्य और अनुभवी व्यक्तियों के आप प्रशासनिक अधिकारी पद पर नियुक्ति करें। साथ ही साथ जो छोटे अधिकारियों की जो उन्होंने नियुक्ति की है, वो कहता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी उच्च लेवल के उनकी निगरानी रखने के लिए भी राजा के द्वारा निचले स्तर पर जो कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। अर्थात उन अधिकारियों के ऊपर एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन का कार्य कर दिया गया कि निम्न स्तर के अधिकारियों के द्वारा इनका जो एक प्रकार ध्यान रखने का कार्य किया जाएगा, जिससे कि ऐसा ना हो कि ये प्रशासनिक अधिकारी अपना कोई संगठन बना लें जिससे कि वो राज्य के अंतर्गत जैसा चाहे वो कार्य करने लग जाए। तो ऐसा राजा को समय समय पर सूचना देने का कार्य निम्न स्तर पर जो कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है उनकी भी नियुक्ति की गई है, जिससे कि वो राज्य के अंतर्गत किसी प्रकार का जो भ्रष्टाचार ना पनप सके और प्रशासनिक जो अधिकारी है वो किसी प्रकार से अपना कोई संगठन अस्तित्व में ना लेकर आ जाए। इसलिए कहा गया कि कौटिल्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र पुस्तक में प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया है और उसे प्रशासनिक व्यवस्था को कुल 18 भागों में बांटने का कार्य किया गया था, जिसे कौटिल्य ने तीर्थ नाम दिया गया था। ये आप लोग विशेषकर ध्यान रखना। ये वाले कभी कभी जो क्वेश्चन मार्क है ये कंपटीशन के अंतर्गत ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौटिल्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस प्रशासनिक व्यवस्थाओं को 18 भागों में डिवाइडेड किया तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग थोड़ा विशेषकर ध्यान रखना। उसे उन्होंने तीर्थ की संज्ञा दी थी। अभी प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि हम लोगों को पता है कि प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा संपूर्ण जो शासन का संचालन है कि या तो ना तो पूरा संचालन राजा के द्वारा किया जा सकता है और ना ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा। वास्तविक अर्थों में ये कहा भी जाता है और ये प्रैक्टिकल भी है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य के अंतर्गत किस प्रकार सत्ता का संचालन किया जा रहा है। और कौटिल्य ने उस ज़माने में इतनी सोचने और समझने की तरह शक्ति थी कि उस ज़माने में भी उन्होंने ये बात कह दी कि प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर ही सारा सिस्टम टिका हुआ है। यानी कि यदि प्रशासन यदि ठीक तरीके से किया गया है तो निश्चित रूप से उस राज्य का जो
सिस्टम पूरा जो एनवायरनमेंट है वो निश्चित रूप से सफल रहेगा, यानी कि वो अपने कल्याणकारी राज्य के जो उद्देश्य हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है। अब देखिए प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत वो कहता है गुप्तचर। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ही कौटिल्य के द्वारा एक गुप्तचर व्यवस्था भी की गई है। देखिए गुप्तचर व्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है कि राजा के द्वारा कुछ गुप्तचरों की नियुक्ति की जाए और उन गुप्तचरों के द्वारा ही राज्य के अंतर्गत जो पूरा कोऑर्डिनेशन सिस्टम है उसकी सूचना उस गुप्तचरों के माध्यम से समय समय पर राजा लेता रहता है। देखिए होता क्या है कि राजा राज्य के अंतर्गत कुछ गुप्तचर नियुक्त करता है और उनको केवल और केवल उसका पता राजा को या स्वयं उन गुप्तचरों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं होता है। अब इन गुप्तचरों को एक प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि राजा गुप्तचरों के माध्यम से संपूर्ण राज्य का जो प्रशासनिक विभाग है उन विभागों की जानकारी प्राप्त करने का कार्य करता है, यानी कि विशेष निगरानी किस प्रकार से रखी जा सकती है। कई ऐसे गुप्तचर समय समय पर राजा को ये अवगत कराते रहते हैं कि हमारे राज्य के अंतर्गत अमुक व्यक्ति भ्रष्टाचार के में लिप्त हो गया, ये अधिकारी सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा। अर्थात गुप्त सूचनाओं को प्राप्त करने वाला एक तंत्र है ये गुप्तचरों की नियुक्ति राज्य के द्वारा की जाती है, जिससे कि राज्य के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था वो सही तरीके से संचालित की जा सके। इसलिए राजा के द्वारा गुप्तचरों की व्यवस्था की जाती है और इन गुप्तचरों को भी राजा के द्वारा अनेक श्रेणियों में बांटने का कार्य किया गया है। अर्थात पुरुष वर्ग को अलग है, महिला वर्गों को अलग दिया गया है। अर्थात दोनों वर्गों को अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइडेड करके संपूर्ण राज्य की जानकारियाँ एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। और बाद में ये भी कहता है कि जितनी भी गुप्तचरों के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त होगी उन गुप्तचरों के द्वारा जो सूचनाएं मिलेगी उन सूचनाओं को निश्चित रूप से गुप्त रखा जाएगा। अर्थात ये कभी शो नहीं करा जाएगा कि अमुक गुप्तचरों के माध्यम से राज्य के अंतर्गत ये सूचनाएं प्राप्त की गई है। इसलिए गुप्तचर व्यवस्था को विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। तो ये देखिए आप लोग कि इसके अंतर्गत उन्होंने क्या कि गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान मानता है। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से गुप्तचरों के माध्यम से राजा अपनी राज्य संबंधी जो जानकारियाँ प्राप्त करेगा वो गुप्तचरों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए न्यायिक व्यवस्था और कानून के ऊपर। देखिए न्यायिक कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का एक प्रकार से प्राण समझता है। उनका विचार है कि राज्य में अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता, बस शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अर्थात जो राजा राज्य में निवास करने वाली प्रजा को यदि न्याय नहीं दिलाने में सक्षम नहीं होता, निश्चित रूप से वो राज्य अपने अस्तित्व को जल्दी समाप्त कर लेता है या राज्य को खो देता है। यानी कि न्याय व्यवस्था होना अति आवश्यक है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया के अभाव में राज्य के अंतर्गत यदि राज्य में जो निवास करने वाली प्रजा यदि आप लोग उसे न्याय नहीं दिला सकते तो ऐसी स्थिति में आपका जो राज्य है वो निश्चित रूप से अराजकता वाला माहौल जो आपके राज्य के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अर्थात एक राजा का यह भी परम कर्तव्य होता है कि उसके राज्य में निवास करने वाली जो प्रजा है उस प्रजा को न्याय दिलाने में सफल हो, जिससे कि राज्य की जो व्यवस्था है वो सही सुचारू रूप से चल सके। राज्य का उद्देश्य क्या है कि प्रजा के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना है। भाई राजा का मुख्य उद्देश्य होता है कि राज्य में निवास करने वाली जो प्रजा है उस प्रजा के जीवन की और संपत्ति की सुरक्षा करने का मुख्य कार्य राजा के कंधों पर ही होता है। इसलिए जिससे कि अव्यवस्था ना उत्पन्न हो और राज्य के अंतर्गत जो व्यक्ति एक प्रकार से जो गलत कार्य करे उन्हें समय समय पर दंडित देने का कार्य भी किया जा सकता है। इसलिए कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र पुस्तक न्यायिक व्यवस्था के अंदर कौटिल्य ने जो अपनी अर्थशास्त्र पुस्तक थी अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी अर्थशास्त्र। इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने दो प्रकार के न्यायालयों की बात कही थी। देखिए कौन कौन से वो दो प्रकार के न्यायालय थे उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला कहता है धर्मस्थलीय न्यायालय और दूसरा कहता है कंटक शोधन न्यायालय। दो प्रकार के न्यायालय की बात करता है कि धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय ये वर्तमान समय के एक प्रकार दीवानी और जो फौजदारी न्यायालय हमारे उनके पर्यायवाची माने जाते हैं। जो वर्तमान समय में जो दीवानी और फौजदारी जो न्यायालय होते हैं उन न्यायालयों के एक प्रकार से पर्यायवाची है धर्मस्थलीय और कंटक शोधन न्यायालय। अब इन दोनों में अलग अलग जो मुकदमे होते हैं उन मुकदमों की पैरवी की है। धर्मस्थलीय अर्थात धर्म से संबंधित है जो भी मुकदमे आते हैं उन सब का निपटारा पर धर्मस्थलीय न्यायालय के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात धर्मस्थलीय न्यायालय भी कि नागरिकों के जो व्यवहार उत्पन्न होने के जो विवाद होते हैं जैसे गाँव का उत्तराधिकारी विवाह से गाँव का बंदोबस्त है, ऋण है, धरोहर है, मजदूरी है आदि संबंधित जो कार्य वो इन न्यायालयों के अंतर्गत समाहित किए जाते हैं। और दीवानी में होते हैं मारपीट, बलात्कार,
डाका और जुआ, इनसे संबंधित न्यायालयों को इनके अंतर्गत निपटाए जाते हैं। अब कंटक शोधन न्यायालय नाम दिया गया है इनको, यानी कि इसमें देखिए मारपीट, बलात्कार, ऐसे जो मुकदमे होते हैं वो कंटक शोधन न्यायालय के अंतर्गत रखे गए हैं। और जो नॉर्मल होते हैं धर्म से संबंधी अर्थात धर्म की व्याख्या करने वाले जो होते हैं उन्हें धर्म स्थलीय न्यायालयों की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के न्यायालयों की बात कौटिल्य के द्वारा की गई है अपने न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत, धर्म स्थलीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्म स्थलीय यानी कि धर्म से संबंधित जो भी मुकदमे होंगे उन मुकदमों की पैरवी धर्म स्थलीय न्यायालय के अंतर्गत की जाएगी। अर्थात न्यायालय के द्वारा अपने जैसा धर्म कहता है उस धर्म के अंतर्गत रहकर न्यायालय के द्वारा निर्णय दिए जाएगा, उन्हें धर्म स्थलीय न्यायालयों की संज्ञा दी गई है। अर्थात धर्म के विरुद्ध में किसी प्रकार से कोई भी निर्णय न्यायालयों के द्वारा भी नहीं दिए जा सकते। धर्म स्थलीय यानी कि धर्म का अनुसरण करते हुए इन धर्म स्थलीय न्यायालयों के द्वारा अपने निर्णय दिए जाएंगे। दूसरा था आप लोगों का कंटक शोधन। कंटक शोधन यानी कि ऐसे मुकदमे जिनमें बलात्कार घटना, चोरी, डकैती, जुआ, ऐसे मुकदमे संबंधित जो आएंगे वो कंटक शोधन न्यायालय के अंतर्गत रखे गए हैं। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये जो न्यायिक प्रक्रिया वाला आप लोगों का जो है जो ये दो प्रकार के न्यायालयों की बात, ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों के 2-2 नंबर के अंतर्गत आ चुके हैं। कई बार आए कि कौटिल्य के द्वारा कितने प्रकार के न्यायालयों की व्याख्या की गई है, तो इसके अंतर्गत है धर्म स्थलीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। ये आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं न्यायालय भी, ये आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना। ये वाले कई बार क्वेश्चन आ चुका है 2-2 नंबर में, और जिन्हें वर्तमान के अंतर्गत दीवानी और फौजदारी न्यायालय के पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम लोग न्यायिक संगठन और प्रक्रिया की। देखिए न्यायिक संगठन और प्रक्रिया के अंतर्गत कौटिल्य ने जो अपनी एक न्यायिक संगठन और प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कौटिल्य ने पूर्ण रूप से समझा, और उसके बाद उन्होंने एक मतलब कि अपने जो न्यायिक संगठन की प्रक्रिया उसके बारे में अपने वर्णन देना प्रारंभ किया। कौटिल्य का ये मानना था कि गाँव का एक समूह बनाया जाए, अर्थात जितने भी हमारे राज्य के अंतर्गत जो गाँव हैं वो कितने गाँव की संख्या कितनी हो सकती है, अर्थात राज्य के अंतर्गत कितने गांव आ रहे हैं, उन गांवों को एक प्रकार से न्याय मिल सके और उनके प्रशासनिक दृष्टि से उसका संगठन ऐसा बनाया जाए कि जैसे कि न्याय प्रक्रिया के अंदर किसी प्रकार को विलंब भी ना हो और राज्य में निवास करने वाले जो लोग हैं उन्हें न्यायिक यानी कि समय समय पर न्यायिक व्यवस्था का जो प्रारूप जो बनाया जाए उनके अंतर्गत उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ सकता है। तो देखिए कौटिल्य ने क्या है कि 10 गाँव का समूह, 400 गाँव का, 800 गाँव का, इस प्रकार समूह बनाकर इन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण रूप देने का कार्य किया गया था। अब देख कौटिल्य ने 10 गाँव का एक समूह बनाया, उस समूह को इन्होंने नाम दिया गया था संग्रहण। ये आप लोग विशेषकर ध्यान रखना। 10 गाँव के समूह को वो कहता है कि ये संग्रहण का संज्ञा देता है कि 10 गाँव का जो समूह होगा उसे संग्रहण के नाम से जाना जाएगा, अर्थात 10 गाँव के समूह को संग्रहण की संज्ञा दी गई है, यानी कि 10 गाँव का जो समूह होगा वो संग्रहण कहलाएगा। ये विशेषकर ध्यान रखना। आप लोग नोट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौटिल्य के द्वारा 10 गाँव के समूह को क्या संज्ञा दी गई है, तो 10 गाँव के समूह को संग्रहण का नाम दिया गया। फिर बाद में देखिए 400 गाँव का एक समूह बनाया गया, उस 400 गाँव को समूह को उन्होंने द्रोणमुख, 400 गाँव का जो समूह होगा उसे द्रोणमुख के नाम से जाना जाएगा, अर्थात एक प्रकार से राज्य का मुख्य की संज्ञा उसे दी गई, यानी कि द्रोणमुख, यानी कि 400 गाँव के समूह को उन्होंने द्रोणमुख की संज्ञा दी गई है। 800 गाँव के समूह को और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय या जनपद की व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया। 800 गाँव का जो समूह होगा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत होगा और उन्हें जनपद के रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार से कौटिल्य के द्वारा अपना जो न्यायिक संगठन था उसका एक प्रकार समूह, एक सिस्टम बनाया गया कि 10 गाँव का जो समूह होगा उसे मैं संग्रहण के रूप में नाम देता हूँ, 400 गाँव का जो समूह होगा उसे द्रोणमुख के रूप में जाना जाएगा। तो ये आप लोग विशेषकर ध्यान रखना। कौटिल्य के द्वारा इस प्रकार से व्यवस्था की गई थी। अब आइए कानून के संदर्भ में कौटिल्य के विचार। कानूनों के संदर्भ में कौटिल्य के विचारों को देखते हम लोग देखते हैं कि कानूनों के संदर्भ में कौटिल्य ने एक धारणा व्यक्त की थी और उसके अंतर्गत कानूनों का जो मूल स्रोत है उस स्रोत को उन्होंने 4 भागों में बांटने का कार्य किया था। अब देखिए वो 4 भाग कौन कौन से थे। देखिए धर्म अथवा धर्म शास्त्र, व्यवहार, प्रजा और न्याय। इन 4 कानून के जो स्रोत थे वो मूल स्रोत उन्होंने 4 रूपों में डिवाइडेड किया था।
चार कौन कौन से थे? धर्म अथा धर्मशास्त्र, व्यवहार, प्रजा और न्याय। अब इनको देखिए समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। धर्म अथवा धर्मशास्त्र ये कहता है कि कानूनों के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाए उसके अंदर कहता है कि कानूनों को इस बात का निर्णय देते इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि धर्म अथवा धर्मशास्त्र कि जो धर्मशास्त्र जैसा कहता है उसी के अनुसार कानूनों का निर्माण किया जाइए, क्योंकि आधार ही धर्म को माना गया है। भाई धर्म या धर्मशास्त्र को आधार माना गया कानूनों के निर्माण के अंतर्गत कि जैसा धर्म कहता है। और धर्मशास्त्र प्राचीन समय में जो धर्म और धर्मशास्त्रों के द्वारा जो कहा गया है कि धर्मशास्त्र मतलब धर्म को धारण करने वाला और उसके अकॉर्डिंग न्याय व्यवस्था को अपनाने वाला। धर्मशास्त्र यानी कि हमारा जो शास्त्र प्राचीन समय के वो क्या कहते हैं, अर्थात उनके धर्म और धर्मशास्त्र के अंतर्गत कानूनों का निर्माण किया जाइए और उसी के अनुसार फिर व्याख्या कर न्याय व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए। फिर कहता है व्यवहार। कानून व्यवस्था के अंतर्गत देखिए प्रजा का व्यवहार किस प्रकार, राज्य में निवास करने वाले जो लोग हैं उनका व्यवहार राजा के प्रति या कानूनों के प्रति वो किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं, इस बात का भी उनके व्यवहार को ध्यान में रखकर ही कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। अर्थात राज्य में निवास करने वाली जो प्रजा है उस प्रजा का व्यवहार कैसा है राजा के प्रति और राज्य के प्रति, उन्हीं को ध्यान में रखकर राजा के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी कि उनके व्यवहार को पहले हमें पढ़ना चाहिए, यानी किस प्रकार का उनका व्यवहार है। फिर कहता है प्रजा। प्रजा के अंतर्गत राज्य में निवास करने वाले जो लोग उन्हें प्रजा का नाम दिया गया, यानी कि प्रजा को भी विशेष करके यानी कि प्रजा के हितों का यानी प्रजा संबंधित जो कार्य है उन्हें प्रजा का हित हो सके, उनका भला हो सके और जन कल्याण के कार्यों को ध्यान में रखकर राजा के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। फिर चौथा कहता है न्याय, यानी कि जिन कानूनों का निर्माण राजा के द्वारा किए जाएंगे उन कानूनों से क्या राज्य में निवास करने वाले जो लोग हैं उनको न्याय मिल रहा है, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो चार प्रकार की हम लोगों ने कानूनों की बात करती है। मूल चार तत्व कानून के, चार मूल तत्व या स्रोत बोल दीजिए उनको, स्रोत बोल दो या तत्व बोल दो, एक ही बात है। इनमें चार प्रकार कौन कौन से दिखाए? धर्म अथवा धर्मशास्त्र, व्यवहार, प्रजा और न्याय। ये भी आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना। अब देखिए अगला जो विचार है कौटिल्य का वो दंड व्यवस्था। देखिए कौटिल्य के द्वारा जो न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया था उस न्यायिक व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने एक दंड व्यवस्था के बारे में अपने विचार रखे थे। देखिए दंड का संबंध कौटिल्य ने इस बात पर बल दिया कि जनता को सही मार्ग पर लाने के लिए दंड व्यवस्था को उन्होंने अपनाया था। अर्थात जब तक राज्य के अंतर्गत और ये निश्चित भी है, देखिए ये आवश्यकता भी है और दंड व्यवस्था के अभाव में आप लोग अपने जो उद्देश्य है उन उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा, राजा को सोच समझकर दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। ये बिल्कुल फैक्ट है कि राजा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो जिस दंड व्यवस्था को राजा के द्वारा अपनाए जा रहे हैं उस दंड व्यवस्था को वो सोच समझकर अपने शासन व्यवस्था के अंतर्गत समाहित करनी चाहिए। अर्थात राजा को कभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और शांतिपूर्वक तरीके से दंड व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। और देखिए दंड व्यवस्था के अंतर्गत राजा ने एक बात और कही है, जो बालक है, बालक और स्त्री के प्रति वो बहुत विनम्र यानी कि पोलाइट तरीका अपनाता है। वो कहता है कि बालकों और स्त्रियों को खासकर उनको अपेक्षाकृत अन्य लोगों की अपेक्षा उन्हें कम दंड दिया जाना चाहिए। ये कहता है कि ये इतने दंड सहन नहीं कर पाएंगे। और दंड देते समय वर्ण व्यवस्था का आधार भी किया गया है कि उनका दंड अपराध के अनुसार होना चाहिए। ये वो कहता है कि जैसा व्यक्ति ने अपराध किया उसको उसी के अनुसार दंड या सज़ा दी जानी चाहिए। और इसके बारे में उन्होंने अपराधियों के लिए 3 प्रकार के दंडों का व्यवस्था करता है। देखिए दंड के बारे में कहता है 3 प्रकार के दंडों की बात करता है वो। देखिए वो 3 प्रकार कौन कौन से थे, मैं यही लिख देता हूँ। शारीरिक दंड, शारीरिक दंड। दूसरा कहता है वो आर्थिक दंड, आर्थिक दंड। और तीसरा बोलता है वो कारागार, कारागार यानी कि जेल। 3 प्रकार के दंडों की बात करता है कौटिल्य के द्वारा। दंड व्यवस्था के अंतर्गत 3 प्रकार के दंडों की बात करता है। एक होता है शारीरिक दंड।
देखिए शारीरिक दंड के अंतर्गत है, जैसे आपके शरीर को बांधकर आपको सजा देना हो, उठक बैठक लगाने वाला प्रावधान हो, या आपके शरीर का कोई भी अंग है उस अंग के साथ उसको छेद कर देना, या आपके शरीर के ऊपर कोड़े मारना, ये इस प्रकार के दंड होते हैं जिनको हम लोग शारीरिक दंड के रूप में माना गया है। अर्थात आपके शरीर को कष्ट पहुँचे, मैं आपके शरीर को कष्ट पहुँचे तो उनका संबंध सीधा सीधा शारीरिक दंड से लिया जाता है। यानी कि आपको बांध कर फेंक दिया गया हो, कहीं पर डाल दिया गया कि इसको पड़ा रहने तो 1 घंटे तक 2 घंटे तक, या आपके शरीर के ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, या आपके शरीर के किसी अंग को छिन्न भिन्न किया जा रहा है, तो ऐसे अपराधों को शारीरिक दंड के रूप में देखा जाता है। फिर आइए आप लोग, दूसरा आप लोगों का आर्थिक दंड। आर्थिक दंड का सीधा संबंध होता है पैसों से, यानी कि अपराधी को ऐसी सज़ा देना जुर्माने के रूप में उससे पैसे वसूल करना कि आपने ये गुनाह किया है तो आपको 100 पण यानी दंड के रूप में दी जाती है, आप इतना मुआवजा दीजिए, आपको दंड के रूप में ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी। यानी कि जिनका सीधा सीधा संबंध 100 से 200 पण या अन्य उत्तम के 500 पणों की सज़ा देना, यानी कि एक प्रकार से पण सिस्टम चल रहा है उसमें 100 पण 200 पण 500 पण, यानी कि रुपये के रूप में ऐसा दंड देना आर्थिक दंड के रूप में माना गया है। फिर लास्ट वाला कहता है कारागार, यानी कि जेल सज़ा, यानी कि आपने कोई अपराध ऐसा कर दिया इसके एवज में आपको 2 महीने की सज़ा दी जाती है या आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है कि आपको इतने समय तक जेल में बिताने ही पड़ेंगे। तो 3 प्रकार के दंड व्यवस्था के रूप में उन्होंने 3 प्रकार के दंडों की बात कही थी। आप लोगों को मैं यही एक बात और बता देता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों का 2 नंबर का कई बार आ चुका है, 2 अंकों का ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका। आप लोगों का जो दंड व्यवस्था थी कौटिल्य की, उसके अंतर्गत शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारागार, तो ये जनरली आप लोगों को ध्यान रखना है। 3 प्रकार के दंडों की बात उसके द्वारा कही गई है। तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का आता है, ये वाला आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से उठकर आता है कि कौटिल्य के द्वारा कितने प्रकार के न्यायालयों की बात कही गई है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ है, तो ये भी आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है। ये आज का हमारा ध्यान रखिए, विशेषकर हम लोगों ने आज बात की कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था। कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र पुस्तक में प्रशासनिक व्यवस्था कुल 18 भागों में बांटा था, और 18 भागों में बांटे गए थे जिसे नाम दिया गया था तीर्थ। ये आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखनी है। फिर आ जाइए आप लोग गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था में गुप्तचर व्यवस्था महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। मैंने आप लोग बताया गुप्तचरों के माध्यम से राजा संपूर्ण जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यानी कि राज्य की जो संपूर्ण जानकारी है राजा अपने गुप्तचरों के माध्यम से प्राप्त करता था, और इन गुप्तचरों के द्वारा जो सूचना दी जाती है उसे गुप्त रखा जाता था। ये नहीं पता नहीं लगता था किस अमुक व्यक्ति गुप्तचर नियुक्त किया गया। गुप्तचरों का काम था कि राज्य के अंतर्गत जो भी सिस्टम चल रहा है उन सारे सिस्टम की जानकारियाँ प्राप्त करना राजा अपने गुप्तचरों के माध्यम से करता था। फिर आ जाइए न्यायिक व्यवस्था और कानून। 2 प्रकार के न्यायालय की बात राजा के द्वारा कही गई है, धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। ये वर्तमान समय के दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के पर्यायवाची यानी उन्हीं के अनुसार दिखाई देते हैं। फिर होता है न्यायिक संगठन और प्रक्रिया। देखिए न्यायिक संगठन और प्रक्रिया को, यानी कि न्यायिक संगठन को और प्रक्रिया को उन्होंने समूह के रूप में बांटने का कार्य किया था। 10 गाँव के समूह को संगठन का नाम दिया गया था। 400 गाँव का जो समूह होगा उसे द्रोणमुख के नाम जाना जाता है, और 800 गाँव के जो समूह तो सर्वोच्च न्यायालय या जनपद के रूप में व्यवस्था की गई है। और फिर बात करता है कानूनों के 4 मूल स्रोत बताता है वो। 4 मूल स्रोत मान लीजिए, 4 तत्व मान लीजिए, जिसमें धर्म अथवा धर्म शास्त्रीय, व्यवहार, प्रजा और न्याय, इनको 4 भागों में बांटता है। फिर दंड व्यवस्था में शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारागार, यानी 3 प्रकार के दंड व्यवस्था की बात करता है। अब कल पढ़ेंगे हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में, कौटिल्य की जो अर्थव्यवस्था उसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। आज के लिए आप लोगों के लिए ये बताएं, उसको विशेष ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच। कल करते हैं बात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे।